हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन का डेफिनेशन समझाया था बस आपको, और थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देके समझाया था कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखना है फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के टाइप्स को आज कवर करना है। तो आइए इस वीडियो में फंक्शन के टाइप्स को देखते हैं। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, सब में फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला फंक्शन जो है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं और इसे प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ही प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। ये बना बनाया फंक्शन होता है, पहले से रेडीमेड बोल सकते हैं आप। जैसे कि कैसे हमें जल्दीबाजी में अगर कोई पार्टी अटेंड करना है, आपके पास कपड़ा नहीं है, तो आप क्या एक दर्जी के पास कपड़ा सिलाई देने के लिए थोड़ी जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जाइएगा तो वो बोलेगा 2 दिन या 3 दिन बाद देंगे हम। लेकिन आप उस समय क्या करते हैं, कहीं भी ऐसे शॉप में जाते हैं, मॉल वगैरह में, जहाँ रेडीमेड कपड़ा मिल जाए, पहले से बना बनाया मिल जाए, तुरंत आप उसको पहने और अपना पार्टी अटेंड कर ले, मतलब जल्दी फास्ट काम हो जाए। तो अगर उसी तरह का आपको फास्ट काम करना है तो पहले से बहुत सारा फंक्शन बनाकर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे दिया जाता है, ताकि प्रोग्रामर उसको अपने ज़रूरत के अनुसार जहाँ मन करे वहाँ यूज करे। तो उसी तरह का सी प्लस प्लस में भी बहुत सारा फंक्शन पहले से बना बनाया है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। बस आपको जानना होगा कि ये फंक्शन किस पर्पस के लिए बनाया गया है। जब आपको उस तरह का ज़रूरत हो तो उस तरह के फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए। तो बस आपको नाम और ये फंक्शन क्या करता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिया गया है, एक टेबल की तरह है। यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा फंक्शन, बस फंक्शन का नाम और ये कौन से फाइल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका कोड किसी न किसी फाइल में पड़ा होगा। तो जब अगर आप इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने कोड में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये कौन से फाइल में है। तो उस फाइल को आप इंक्लूड कीजिएगा अपने प्रोग्राम में। जब तक आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कोड किसी फाइल में है तो उसको पहले इंक्लूड करना होगा। तो इसीलिए आपको हेडर फाइल याद रखना है और कौन सा फंक्शन कौन सा काम करता है ये थोड़ा सा याद रखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन सा फंक्शन किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में ही आप एक एक लाइन इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है गेट्स। ठीक है, गेट्स फंक्शन है तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा, ये आर्गुमेंट देख के आप थोड़ा थोड़ा पता कर सकते हैं। लेकिन अगर उतना सब समझ में नहीं आ रहा है तो भी अब बस उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। खाली बस इतना याद रखिए, गेट्स फंक्शन ये स्ट्रिंग को क्या करता है, इनपुट लेता है। पुट्स फंक्शन ये स्ट्रिंग वैल्यू को आउटपुट देता है। और उसके बाद है गेट सी, ये क्या करता है, गेट सी ये भी स्ट्रिंग को ही इनपुट के तौर पे लेता है। ठीक है, गेट गेट भी इनपुट के तौर पे लेता है। यहाँ पे जो गेट है ये इस्तेमाल होता है फाइल में। ठीक है, जब आप लोग फाइल हैंडलिंग पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा गेट पुट इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, लेकिन ये फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल होता है। गेट कैर एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एक कैरेक्टर। और इन सब को अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम में तो उसके लिए आपको stdio.h लगाना होगा अपने प्रोग्राम में। तो आपको लगेगा अरे ये तो सी वाला है। हाँ, तो सी वाला सारा फंक्शन यहाँ पे काम करता है। अब जी, यहाँ पे जो फंक्शन है ना, इसको देखने से पहले हम लोग इसे देखते हैं। देखिए, ये स्ट्रिंग डॉट एच यहाँ पे है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ते हैं ना, जैसे किसी का नाम अगर आप रखते हैं तो वो स्ट्रिंग डाटा हो गया। तो अगर वो किसी का नाम रखते हैं तो उसको मैनिपुलेट करना है, उसको कैपिटल करना है, उसको स्मॉल करना है, या और भी बहुत तरह का काम करना है, तो उन सब पे ये सब फंक्शन काम करेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। strcpy ये एक स्ट्रिंग को कॉपी करता है दूसरे वेरिएबल में। मतलब इसको दो गो वेरिएबल दे दीजिएगा तो क्या करता है, ये पहला वेरिएबल होता है सोर्स और दूसरा होता है टारगेट। ठीक है, ये एक से दूसरे में क्या करता है, कॉपी करता है।
थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये पहला टारगेट होता है, मतलब डेस्टिनेशन होता है, हाँ पहला डेस्टिनेशन होता है और दूसरा सोर्स होता है। इसमें अब कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा, पहले डी आता है फिर एस आता है एबीसीडी में, तो ये हो गया डेस्टिनेशन और ये हो गया सोर्स, मतलब STR2 का डाटा STR1 में कॉपी होगा। हाँ ये सही फैक्ट है, ठीक है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम भी थोड़ा सा इसको भूल जाते हैं, तो मैं भी उसी तरह से याद किया कि ये हो गया डेस्टिनेशन का डी और ये हो गया सोर्स का एस। तो पहले एबीसीडी में डी आता है फिर एस आता है, तो STR2 वेरिएबल का डाटा STR1 में कॉपी हो जाएगा। तो strcpy फंक्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो strcat, देखिए strcat ये कनकटनेट करने के लिए होता है। कनकटनेट का मतलब जोड़ना, मर्ज करना, अपेंड करना, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। जैसे कि दो वेरिएबल है, अगर ये एस है और ये S1 है, ठीक है, तो इसमें अगर है राम, इसमें है कुमार, तो अगर आप चाहते हैं राम कुमार आपस में जोड़ दें तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा STRCAT और इसमें S और S1 को भेज दीजिएगा, तो ये क्या कर देगा, राम कुमार दोनों को ऐड कर देगा। STR ये लेंथ निकालता है। जैसे कि आपने अगर एस अगर यहाँ पे लिख दिया केवल एस वेरिएबल का नाम, तो एस का लेंथ कितना है 3, तो ये 3 आपको रिटर्न कर देगा। तो STR लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है। STRCMP ये कंपेरिजन करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेरिजन करता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। STRCMPI, देखिए STRCMP तो उतना एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन STRCMPI बहुत देखने को मिलता है। तो STRCMPI ये भी कंपेरिजन ही करता है, लेकिन ये आई का मतलब होता है इग्नोर, केस को इग्नोर कर देता है। केस को इग्नोर करने का मतलब, इस चीज को ऐसे समझिए, हम यहाँ पे एक लिखते हैं राम, एम बड़ा कर दिए, ठीक है, एम क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। तो अब अगर ये वाला STRCMP यूज कीजिएगा तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि फॉल्स है। दोनों में अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो ये बोलेगा फॉल्स है, लेकिन अगर इसको यूज करते हैं STRCMPI तो बोलेगा ट्रू है। ट्रू क्यों, क्योंकि ये केस को इग्नोर कर देगा, बड़ा छोटा में भेद ये नहीं करेगा, ठीक है। STRREV ये रिवर्स कर देता है, ये स्ट्रिंग को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, उल्टा। राम को ऐसे प्रिंट कर देगा MAR, उल्टा कर देगा। STRUPR ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। STRLWR ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सबके बारे में बस एक एक लाइन आपको लिख लेना है। देखिए अब आ गया मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शंस। ये सब फंक्शन ना मैथमेटिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑलरेडी ये बना बनाया फंक्शन है, इसीलिए लाइब्रेरी फंक्शन की कैटेगरी में है। तो इन सब फंक्शन को बस आप इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर लीजिए। SQ, अब बस SQRT में आप बस 16 लिख दीजिएगा तो आंसर के तौर पे आपको 4 दे देगा, ठीक है। पावर 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 होता है ना, जैसे कि 2 के पावर 4 ऐसे करके, जैसे कि 3 के पावर 3 क्यूब निकालते हैं हम लोग, या 3 के पावर 2 स्क्वायर निकालते हैं, तो उसमें पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो POW फंक्शन किसके लिए है, पावर निकालने के लिए। FABS ये ना फ्लोट वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए है। यहाँ पे डबल लिखा है, फ्लोट या डबल का क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, ठीक है। ये देखिए एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है, मतलब math.h जो आपका जो फाइल का नाम है, इसमें जितने भी फंक्शन हैं ये सब डबल रिटर्न करते हैं। सब क्या करते हैं, डबल। बस यही एक है जो ये ABS ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है इंटीजर का, तो यही एक इंटीजर रिटर्न करता है, बाकी सब डबल रिटर्न करता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भी मैथमेटिकल फार्मूला वाला जो फंक्शन होता है वो क्या वैल्यू रिटर्न करता है, किस टाइप का, तो वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखिए FABS ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे कि आपने निगेटिव में दिया 4.74,
तो इसको बस पॉजिटिव में वैल्यू दे देगा। ये क्या करता है ना, मैग्नीट्यूड रिटर्न करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जस्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ये रिटर्न करता है। तो ये क्या करता है, बस इंटीजर, जैसे कि -5 आपने दिया तो ये 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। साइन, साइन का वैल्यू, कॉस, कॉस का वैल्यू, जितना कॉस का जैसे कि 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री या 45 डिग्री का मान, तो वो सब निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉग, लॉगरिथम आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसके लिए ये निकाला जाता है, ठीक है। अब ये पता नहीं, ये तो हम भी मिस कर रहे हैं, छोड़िए वो चीज़ इग्नोर कीजिए। EXP, ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे पूरा नहीं तो लगभग इसमें का 80% याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। ये रैंडम वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रैंडम। जैसे कि हम लोग डाइस खेलते हैं ना, लूडो, तो लूडो का जो डाइस होता है, तो देखते हैं वो जो भी मोबाइल में लूडो होता है, वो रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, 1 से 6 के बीच में रैंडम वैल्यू। तो रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब अपनी ज़रूरत के अनुसार आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये रहा लाइब्रेरी फंक्शन। तो जो भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन कुछ है, सबका हम लोग क्या किए, छोटा छोटा काम देख लिए, एक एक लाइन का सबके बारे में लिख लीजिएगा। अब आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को के लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो लाते हैं, वहाँ पे अच्छे तरह से पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे बनाते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन से जुड़ा हुआ बहुत सारा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो लाते हैं जिसमें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।